अस्सलामुअलैकुम। जंगल में औरत को बचाने वाला ज़ीशान ड्राइवर, जिसने बाद में जाना कि वो इंसान नहीं थी बल्कि जन्नात की रहनुमा थी। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हकीकत पे मबनी ऐसी कहानी है जो हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत शौक़ से हमें दरख्वास्त करके आगे पहुँचाने का कहा है। ये कहानी उनके किसी दोस्त की है जो उन्हें जद्दा में मिले। उनके दोस्त जद्दा में ही रिहाइश पजीर थे जब उनके साथ ये वाक़या रोनुमा हुआ। उनकी ज़ुबानी कहानी को सुनते हैं। रात के घुप अंधेरे ने हर चीज़ को स्याह कर रखा था। रात का 1 बज रहा था। परिंदे भी अपने अपनी सकून गाहों में जाके आराम फरमा रहे थे। किसी चरिंद परिंद का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता उसका लॉक खोलने लगा। उसे लॉक खुला तो एक क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। वो खामोशी से कदम उठाता हुआ अंधेरे में सूरत हाल समझने की कोशिश करने लगा। तभी चारों तरफ से रोशनी की किरणें नमूदार हो गईं और हर चीज़ को रोशनी ने वाज़ेह कर दिया। वो जो चोरी छुपे अंदर दाखिल हो रहा था, अचानक से रोशनी देख के बुखला गया और इधर उधर देखने लगा तो सामने बाबा जान को देख के उसकी रूह तक फना होने वाली हो गई। वो जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो चुपचाप सा बाबा का चेहरा देखने लगा। बाबा के चेहरे से गुस्सा और तैश वाज़े हो रहा था। वो ज़्यादा देर उनकी तरफ ना देख सका और नज़रें झुका दी। माँ जान भी उसके साथ खड़ी थी और वो भी जानती थी कि अब ज़ीशान के साथ क्या होने वाला है। बाबा जान आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाते हुए उसके पास आए और एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पे मारा। पहले तो सूरत हाल को वो समझ ही न सका, लेकिन फिर समझते हुए उसे यकीन न आया कि उसे थप्पड़ भी पड़ सकता है। वो तो सिर्फ एक डांट को सोच रहा था। बाबा जान के थप्पड़ से माँ जान भी काम सी गई और अपने लखते जिगर का चेहरा देखने लगी जहाँ थप्पड़ पड़ा था। माँ थी आखिर कितनी देर सब्र करती। जब ज़्यादा देर ना खड़ा हुआ गया तो जल्दी से उसकी तरफ उसके बचाव के लिए बढ़ी, लेकिन बाबा जान अपनी आंखों के इशारे से उन्हें इस तरह घूरा कि वो अपनी जगह वापस जाके खड़ी हो गई। वो जानती थी कि अब भी वो उनके उताब का निशाना बनेगी। बाबा जान ने बहुत ज़्यादा गुस्से से ज़ीशान की तरफ देखा। उनके चेहरे के तासुरात से मालूम हो रहा था कि वो किस कदर खुद पे काबू पा रहे हैं। वो खुद पे जबर करते हुए ज़ीशान से मुखातिब हुए, जो गर्दन झुकाए खड़ा था। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। अब उसे बाहर जाने का इशारा करने लगे। ज़ीशान ने कुछ बोलना चाहा तो उन्होंने उसे एक धार से चुप कराया और बोले, मुझे तुम्हारी कोई बात, कोई बहाना नहीं सुनना। मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम अब इस घर में नहीं रहोगे। जाओ, जाके दर दर की ठोकरें खाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि आवारा कैसे फिरते हैं। खुद कमा के खाओ। तुम जैसी औलाद से तो इंसान बे औलाद ही अच्छा है। ऐसी औलाद जो बाप की परसों की बनाई हुई इज्जत को उछालने में एक दिन नहीं लगाता, उससे तो बे औलादी का दुख ही अच्छा। वो इस कदर गुस्से में बोल रहे थे कि उनके नथने फूल रहे थे। तुम्हें पता है, आज वो दुकानदार फजलू ने स्पेशल मुझे आके कहा, तेरा बेटा तेरे हाथों से निकल गया, आवारा लड़कों के साथ फिरता है, चाहे नशे की आदत में मुलव्वस हो। वो मजीद गुस्से से बोलते जा रहे थे और ये वाली बात सुन के ज़ीशान को हकीकत वाला गुस्सा आया कि ये लोग क्यों उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाने आ जाते हैं। वो अपनी सफाई के लिए हाथ उठा के बोलने लगा तो दोबारा बाबा जान की बुलंद आवाज़ उसके कानों से टकराई कि जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से दूर चले जाओ। बाबा जान उसे दरवाजे की तरफ धकेलने लगे तो माँ जान हिम्मत करके दोबारा उनकी तरफ बढ़ी और बोली कि सिर्फ आज माफ़ कर दें, आइंदा वो ऐसे नहीं करेगा। तो बाबा जान ने एक झटके से उन्हें पीछे किया और बोले, ये सिर्फ तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है। अगर ज़्यादा साइड लेने की कोशिश की तो तुम्हें भी इसके साथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि पीछे हट जाओ और मेरा रास्ता ना रोको। ज़ीशान चुपचाप से बाप को देख रहा था और दिल बर्दाश्त हो रहा था कि उसे वाकई इतना लेट नहीं होना चाहिए था। उसने आँख के इशारे से माँ को भी दूर रहने का कहा, क्योंकि वह अपनी वजह से उन दोनों में बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहता था। बाबा जान बहुत गुस्से से उसका हाथ पकड़ के उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। वो काफ़ी देर खड़ा होकर दरवाजे की शक्ल देखता रहा, फिर आखिर हिम्मत करके उस पर दस्तक देने लगा, लेकिन उन्हें तरस न आया और वो बुलंद आवाज़ में उसे सुनाने की नीयत से बोले कि अब वो किसी सूरत दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और माँ जान को कहा कि अगर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो भी साथ ही चाय चली जाएं, लेकिन मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं। तो माँ जान भी चुपचाप उनके साथ कमरे में चली गई और ज़ीशान बाहर खड़ा हुआ सोचता रहा कि अब वो क्या करे। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था।
वो चुपचाप सुनसान गलियों को देखने लगा। फिर उसने सोचा कि वहाँ खड़े होने से तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ से आगे की जानिब चल दिया। आज अली की बर्थडे पार्टी थी, जिसको एंजॉय करते करते उसे वक्त का पता ही ना चला। एक तो जब वो कोई काम नहीं करता था तब भी डांट पड़ती थी, लेकिन अब बाबा जान उसे इतनी मेहनत से गाड़ी लेके दी थी तो भी वो ना होने के बराबर ही थी, जिसे वो चलाता कम और दोस्तों के साथ आवारागर्दी ज़्यादा करने में इस्तेमाल करता। बाबा जान को 9 बजे के बाद घर से बाहर रहना बहुत सख्त नापसंद था। वो चूँकि मस्जिद के इमाम थे, इसलिए उन्हें आवारा औलाद ज़ेब नहीं देती थी, इसलिए वो उसके आवारापन पे शदीद गुस्से में आते थे। और आज तो उन्हें गुस्से की इंतहा ही न रही। ज़ीशान भी समझ चुका था, क्योंकि वो दोनों सिरे से सोए ही नहीं थे और इस कदर लेट आने पे इसलिए इतने शदीद गुस्से में थे। ज़ीशान सोचता था कि एहतियात करे, कोई भी शिकायत का मौका न मिले, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई बात बन ही जाती। ये बात नहीं थी कि वो हकीकत में आवारा था या उसके दोस्त आवारा थे। वो बस थोड़ा सा ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए कुछ अरेंज कर लेते थे, तो वो लोगों की नज़र में आवारापन बन जाता। अभी भी उसे मोहल्ले के आदमी की शिकायत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने बाप के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि गलती उसी की थी। उसे देखना चाहिए था। वैसे तो वो इजाज़त लेके गया था, लेकिन सिर्फ 10 बजे तक, और अब 1 बन चुका था, इसलिए उसे अपनी गलती तस्लीम करनी ही पड़ी। गाड़ी भी वो 5 बजे घर छोड़ गया था और अहमद के साथ उसकी बाइक पे गया था। अब पैदल कैसे चलता और कहाँ जाता, वो सोचता हुआ सड़क से आगे नीचे गर्दन झुकाए हुए जा रहा था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि इस वक्त किसी भी दोस्त के घर जाना बेवकूफ़ी थी। सब दोस्तों ने उसका मजाक बनाया कि वो रात के इस पहर घर से निकाला गया है। सारे दोस्त अपने अपने घरों में जा चुके थे। वो यूं ही सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप सोचता हुआ खामोशी से आगे आगे जाई जा रहा था। रात का बहुत ज़्यादा अंधेरा था। दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। वो चलता हुआ आगे चलता रहा, यहाँ तक कि उसे चलते हुए आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो अपनी सोचों में मगन था और आगे आगे जाई जा रहा था। उसने मोबाइल निकाल के किसी से रब्ता करना चाहा तो उसके मोबाइल की भी बैटरी फुल ऑफ हो चुकी थी और वो बंद हुआ पड़ा था। उसे याद आया कि हसन ने सारी पार्टी की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ उसके मोबाइल में ही बनाई थी, जिसकी वजह से उसकी बैटरी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। अब वह हकीकत में परेशान हो गया, क्योंकि उसे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और हर तरफ सुनसानी ने उसको भी थोड़ा सा खौफज़दा किया। कुछ आगे मौजूद झाड़ियों की वजह से वो मज़ीद खौफज़दा हो रहा था। झाड़ियों में आने वाली साईं साईं की आवाज़ों से थोड़ी सी खौफज़दा कर रही थी, लेकिन अब वो वापस पलटता भी तो उसे मालूम था कि घर का दरवाज़ा नहीं खुलना था, इसलिए वो मज़ीद आगे जाने लगा और कोई जगह तलाश करने लगा जहाँ वो बैठ जाता। उसकी जेब में सिर्फ 600 रुपये थे और वो जानता था कि अगर वो एक भी दिन घर से दूर रहा तो वो 600 भी खर्च हो जाना था। वो यही सोचता हुआ आगे की तरफ जाने लगा तो उसे दूर एक रोशनी की किरण नजर आई। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी, क्योंकि वो बिल्कुल इंसान रास्ता था और वहाँ पे रोशनी की किरण नज़र आना किसी खुशी से कम नहीं था। वो जल्दी जल्दी कदम उठाता आगे की जानिब जाने लगा। उसका तजस्सुस मज़ीद बढ़ता जा रहा था कि रोशनी पता नहीं कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो एक ढाबा था। उसे देख बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो रास्ता निकला, अब वह रात गुजार लेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता से उस ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पे भी मुकम्मल खामोशी थी और साईं साईं की आवाज़ ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। उस ढाबे पे रोशनी अजीबो गरीब तरह की थी। उसका बल्ब यूं मालूम हो रहा था जैसे सदियों पुराना है। ज़ीशान वो बल्ब देख के थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि यह अजीबो गरीब सा बल्ब उसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था, जिसकी रोशनी कुछ इस तरह से थी कि वह ऊपर आसमान की तरफ उठ रही थी। उसने ढाबे को कम ही रोशन कर रखा था। ज़ीशान उसमें दाखिल होने लगा, तभी उसका पाँव किसी भारी चीज़ से टकराया और वो गिरते गिरते बचा। उसे नीचे ज़मीन पे देखा तो वो कोई एक टोकरी थी। ज़ीशान इतना हैरान हुआ कि एक हल्की सी टोकरी में इतना वज़न था। उसे टोकरी को साइड पे करना चाहा, तभी वो बल्ब जलने और बुझने लग गया। अब ज़ीशान की तवज्जो टोकरी की तरफ से हट के बल्ब की तरफ चली गई और वो देखने लगा कि बल्ब को अचानक से क्या हो गया कि ये जलने और बुझने लग गया है। थोड़ी देर बाद बल्ब खुद ही ठीक हो गया तो ज़ीशान को टोकरी जहन में न रही और वो आगे की तरफ बढ़ गया।
उसे उस ढाबे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अंदर कमरे में दस्तक देना चाही तो उसे वहाँ भी कोई नज़र न आया। उसे दरवाजे पर दस्तक दी, काफ़ी देर वो खड़ा रहा, लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर ना निकला। आखिरकार उसने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजे को अंदर की जानिब धकेलना शुरू किया तो उसकी हैरत की इंतहा ही न रही कि दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गया तो अगला मंजर उसके औसान ख़ता करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि अंदर बहुत से खानों की देगें पक रही थी और वो ढाबा बाहर से जिस कदर छोटा मालूम हो रहा था, अंदर से वो कमरा इस कदर ही वसी था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे वो किसी महल का किचन हो। अब ज़ीशान हैरान था कि इतने छोटे से ढाबे में इतना बड़ा कमरा बाहर से क्यों नहीं वाज़े हो रहा। वो आगे की जानिब बढ़ रहा था तो वो देगी बिल्कुल ताज़ा पक रही थी और उनमें से भाप उठ रही थी। इस चीज़ की गवाही दे रही थी कि इसे पकाने वाला भी कोई मौजूद है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और हैरानी वाली बात थी कि यहाँ कहीं पे भी बल्ब नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पर रोशनी मौजूद थी। ज़ीशान बल्ब की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अब तो ज़ीशान परेशान सा कोई है की आवाज़ें देने लगा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि वो किस मुसीबत में न फंस जाए। पता नहीं ढाबे का मालिक कहाँ है, क्योंकि खानों से तो मालूम होता है कि वो वहीं मौजूद होगा कहीं। वो खुद ही सोच रहा था और खुद ही जवाब बनाई जा रहा था, लेकिन कोई भी उसे वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा था। उससे समझ नहीं आ रही थी कि अगर उसे कोई सहारा मिला है तो वो इस तरह सुनसान, अकेला, अजीबो-गरीब सी जगह पे कैसे रह सकता है। उसने ऊँची-ऊँची आवाज़ से आवाज़ें देनी शुरू कर दी कि कोई है, लेकिन उसे कोई भी जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था। उसे अब खतरे की बू आ रही थी कि अचानक उसे बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ने ही लगा कि उसे मालूम हुआ कि वो एक लड़की की आवाज़ थी। वो दरवाजे के पीछे से छुप के देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी लड़की नज़र न आई। हाँ, उसे एक अजीबो-गरीब कपड़ों वाला आदमी नज़र आया, जिसके हाथ में कोई बांसुरी टाइप चीज़ थी और वो उसे बजा रहा था। उसे ध्यान से गौर से देखा तो शायद वो कोई बीन बजा रहा था। वो बजाता हुआ आगे की जानिब जा रहा था। अब तो ज़ीशान को खौफ सा महसूस होने लगा कि ना जाने वो कौन आदमी था। पहले तो ज़ीशान ने सोचा कि उसके पास जाए और उससे मदद के लिए कहे, लेकिन उसका अजीबो-गरीब हुलिया देख ज़ीशान को आगे जाना मुनासिब न लगा और वो वहीं खड़ा होकर देखने लगा कि शायद वो अंदर की जानिब आए, लेकिन वो आदमी अंदर की जानिब आने के बजाय दोबारा सड़क की तरफ चला गया। तभी ज़ीशान ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी चीख हवा में बुलंद हो गई, क्योंकि वहाँ एक लड़का खड़ा था। वो लड़का इस कदर खूबसूरत था कि जो भी उसे देखता बार बार देखने की ख्वाहिश करता। उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे नीली थीं। ज़ीशान को उसकी खूबसूरती पर रश्क सा महसूस हुआ, लेकिन वो उसे अचानक वहाँ देख के डर सा गया। उस लड़के का सांस फूला हुआ था। वो ज़ीशान से मुखातिब होके बोला कि मेरी मदद कर दो। ज़ीशान हैरान हुआ कि वो तो खुद मदद का तलबगार है और यह आदमी उससे मदद मांगी जा रहा है। ज़ीशान ने उससे पूछा कि मैं आपकी माँ क्या मदद कर सकता हूँ, तो वो आदमी बोला कि तुम इस आदमी के साथ चले जाओ और मेरी प्रेमिका को आज़ाद करा लाओ। ज़ीशान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कह रहा है। उसे बाहर वाले आदमी की तरफ जो बीन बजा रहा था इशारा किया और बोला कि जल्दी से उसके डाले में बैठ जाओ। वो आदमी अब अपना डाला लेके जाने वाला था तो ज़ीशान ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और बोला कि उसके साथ बैठ जाओ और मौका देख के मेरी प्रेमिका को आज़ाद करा लेना। ज़ीशान चूँकि रहमदिल था, इसलिए उसे तरस आ गया और वो बोला ठीक है। वो जल्दी से उसके डाले में पीछे की जानिब जाके बैठ गया, लेकिन वो अभी तक इस बात पर हैरान था कि जिस लड़के ने उसे भेजा है वो खुद भी तो अपनी प्रेमिका को बचा सकता था, तो फिर उसने उसी को क्यों भेजा। अब ज़ीशान को महसूस होने लगा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। अब तो वो गलती कर बैठा था। वो आदमी बहुत तेज़ डाला चला रहा था और चलाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत सुनसान जगह पे उसने जाके डाला रोक दिया। ज़ीशान को थोड़ा खौफ महसूस हुआ कि अगर वो पीछे आया और उसने देख लिया तो कहीं वो उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो आदमी डाले से निकल के जाने किधर गायब हो गया। ज़ीशान काफ़ी देर उसकी राह तकते रह गया, क्योंकि वहाँ बहुत झाड़ियाँ थीं और साई साई की आवाज़ और रात के अंधेरे की वजह से ज़ीशान को खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन वो अभी तक इस बात पे हैरान था कि प्रेमिका कौन है और उसे यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रही।
और उसने क्यों कहा कि वो उसे बचा ले। उसके जहन में बहुत से सवाल आ रहे थे, लेकिन उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। वो आदमी गाड़ी खड़ी करके पता नहीं झाड़ियों में कहाँ चला गया। ज़ीशान अकेला इतने सुनसान और खामोशी में खौफ में महसूस करने लगा। तभी उसे वहाँ अपने करीब, बहुत करीब किसी की साईं साईं करने की आवाज़ आई। वो इधर उधर देखने लगा तो उसे खौफ महसूस हुआ, क्योंकि उसे आवाज़ किसी सांप की महसूस हो रही थी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ भी नज़र ना आया। वो वहाँ से उठ के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो अचानक ही उसका पाँव किसी टोकरी से टकरा गया। वो हैरान हुआ कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, तो अचानक से उसके ज़हन ने माऊफ होना शुरू कर दिया और वो सोचने लगा कि वो आदमी बीन बजा रहा था, जिसका मतलब है कि वो सांप काबू कर रहा था और उस टोकरी में यकीनन सांप होगा। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि उस लड़के ने जो कहा था कि वो तो उसकी प्रियंका को काबू कर रहा है, तो फिर उसका सांप से क्या ताल्लुक। लेकिन अब सांप का सोच के ही उसकी रूह तक फना हो रही थी। वो वहाँ से निकलना चाहता था कि अचानक टोकरी को उसके पाँव से ठोकर लगी और वो गिरते गिरते फिर बमुश्किल बचा, लेकिन शायद टोकरी को ठोकर लगने की वजह से उसमें मौजूद सांप बाहर निकल चुका था और वो अब बेहद खौफज़दा था, क्योंकि अंधेरे में उसकी थोड़ी थोड़ी चमक से उसे मालूम हो रहा था कि वो वाकई ही कोई सांप है। लेकिन अचानक ही उसे सांप की चमक गायब हो गई तो उसने सोचा शायद वो वहाँ से चला गया है। खौफ से उसके 14 तबक रोशन हुए पड़े थे, लेकिन उसे तभी अपने करीब किसी लड़की की आवाज़ सुनाई थी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज तलाश भी करूं तो नहीं कर सकूंगी। वो आवाज़ सुन के ज़ीशान अपनी जगह से 10 फीट दूर जा हटा और सोचने लगा आवाज़ कहाँ से आई है। तो उसने अपने इधर उधर महसूस किया तो उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तो उसे जल्दी से अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन उसने कहा कि जल्दी से यहाँ से भागना है। तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ के गाड़ी से बाहर निकल आई। गाड़ी से बाहर चाँद की रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ तो वो बहुत अजीबोगरीब किस्म की लड़की थी। ज़ीशान को ख़याल आया कि वो लड़का जिस लड़की को बचाने की बात कर रहा था, शायद ये वही लड़की है। तो ज़ीशान ने डरते डरते पूछा कि आपका नाम प्रियंका है। तो उस लड़की ने इस बात में सर हिला दिया और बोली कि मैं आपका शुक्रिया किसी तौर पे अदा नहीं कर सकती, क्योंकि शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है। आपने जिस कदर मेरी जान बचाई है और मुझे आज़ाद करवाया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ज़ीशान हैरान हुआ कि पहले तो वो लड़की इस गाड़ी में मौजूद नहीं थी, लेकिन अचानक वहाँ कैसे नमूदार हो गई। तो ज़ीशान उससे पूछने लगा आप पहले वहाँ नहीं थी तो अब कैसे आ गई। तो वो बोली कि ये बहुत लंबी कहानी है, इस कहानी को सुनाने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो, अगर हम यहाँ से ना निकले तो वो हमें मार देगा या हमें फिर कैद कर लेगा। मेरे साथ साथ तुम्हें भी कैद कर लेगा, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। वो ये कह के उसका हाथ पकड़ के आगे की जानिब भागने लगी। तो ज़ीशान भी आगे की जानिब भागने लगा। उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। ज़ीशान उसके साथ मुकाबला करता भी तो उसे 2 फीट भी आगे नहीं जा सकता था, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ उसे इस तरह तेज़ चलाया कि उसका सांस फूलने लगा। ज़ीशान रास्ते में सांस लेने को रुका तो उस लड़की ने सख्ती से मना किया कि अगर 1 मिनट भी सांस लिया तो जान से जाओगे और सारी सांस ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हिम्मत करो और मेरे साथ चलो। ज़ीशान हैरान हो रहा था कि कैसी लड़की है जिसको भागने से ज़रा भी थकावट नहीं हो रही, और मैं मर्द होके भी थक रहा हूँ और वो औरत होके भी इतनी तेज़ चल रही है और मैं मर्द होके भी इतनी तेज़ नहीं चल पा रहा। लेकिन फिर उसने उसको देखते हुए हिम्मत की और उसके साथ मज़ीद तेज़ भागने लगा। चूँकि वो अभी ढाबे से बहुत दूर नहीं गए थे, 10 मिनट का रास्ता था, इसलिए वो पैदल चलते हुए 20 मिनट में ढाबे तक पहुँच गए। वो ढाबा अब भी बहुत ज़्यादा तारीकी में घिरा हुआ था। ज़ीशान तो अपने साथ होने वाली सारी सूरत-ए-हाल पे बहुत परेशान हो रहा था। उस लड़की ने ढाबे पे जाकर सांस भी न लिया और इधर-उधर नज़र तलाश करने लगी तो वो खूबसूरत सा लड़का नमूदार हुआ। ज़ीशान ने रोशनी में देखा, वो लड़की उस लड़के की तरह बेहद खूबसूरत थी और उसकी आंखें भी उस लड़के की तरह बिल्कुल नीली थीं। ज़ीशान को लगा शायद वो दोनों बहन भाई हैं, तो ज़ीशान उनकी तरफ देखने लगा। उस लड़की ने जैसे ही उस लड़के को देखा जाके उसके गले से लिपट गई और उस लड़के ने बहुत शिद्दत से उसे गले से लगाया। यूँ मालूम हो रहा था जैसे वो दोनों सदियों बाद मिले हों। ज़ीशान को अपना आप वहाँ खड़ा होना थोड़ा मायूब सा लगा, तो उस लड़के ने अब ज़ीशान की तरफ तवज्जो दी और उसकी तरफ देख के बोला कि मैं तुम्हारा शुक्रिया सारी ज़िंदगी नहीं अदा कर सकूँगी। तो वो लड़की बोली हाँ प्रीत, उसका शुक्रिया वाकई सारी ज़िंदगी नहीं अदा हो सकेगा। अगर वो आदमी आज मुझे ले जाता तो हम दोबारा कभी भी न मिलते और शायद मैं जिंदा भी न रहती। तो लड़के ने तड़प के उस लड़की की तरफ देखा और बोला ऐसा क्यों सोच रखा है तुमने।
میں تمہیں ضرور بچانے کے لیے آتا، کسی نہ کسی طریقے سے ہی آتا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑتی۔ تو وہ لڑکی دوبارہ سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ذیشان حیران ہوتا ہوا پوچھنے لگا کہ باقی سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب میں نے اس گاڑی میں دیکھا تھا تو یہ لڑکی موجود نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ اچانک کہیں سے نمودار ہو گئی، تو اس بات نے مجھے تجسس میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ لڑکا مسکرا کے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، اس نے جان بچائی ہے تو اس کو اب لگتا ساری حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس لڑکے نے ذیشان کو اپنے ساتھ کمرے میں آنے کا کہا تو وہ لڑکا اور لڑکی اسے لے کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ذیشان نے دیکھا کہ دیگیں ابھی بھی ویسے ہی پک رہی تھیں، ان میں کھانا ابھی بھی ویسے ہی پک رہا تھا۔ ذیشان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ یہ کھانا کس کا ہے اور خود ہی کیسے پک رہا ہے؟ تو وہ دوبارہ سے مسکرا گئے اور بولے کہ کیا تم ہماری دنیا میں جانا چاہو گے؟ تو ذیشان حیران ہوا اور بولا کہ میں دنیا میں ہی، تم یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ تو وہ بولے نہیں، تم انسانوں کی دنیا میں ہو، کیا تم ہماری دنیا میں جانا چاہو گے؟ تو ذیشان مزید حیران ہوا اور بولا تم لوگ بھی تو انسان ہو، تم لوگ پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو بولے چلو تمہیں اپنی دنیا میں لے کے چلتے ہیں، تو تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ذیشان ڈر رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کریں، کیسے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی تو ذیشان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے اس لڑکے کی آواز سنائی دی کہ اپنی آنکھیں کھولو، تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اگلا منظر دیکھ کے اس کا دل دہل سا گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ وہ محل اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس کی آنکھیں چندے آ جاتی۔ وہ حیران ہوتا ہوا اس محل کو دیکھنے لگا اور اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ لڑکا اور لڑکی عجیب و غریب لباس میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ والا لباس نہیں تھا جو انہوں نے اس ڈھابے پہ پہن رکھا تھا۔ ان کا لباس ڈھابے والے سے الگ تھا جو سانپ سے مشابہت رکھنے والا تھا۔ وہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، ایک آنکھ بند کرنے سے وہ وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس کی حیرانی کو دور نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ اس کو لے کے اندر کی جانب بڑھ گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندر کی جانب بڑھے ذیشان کی نظر ایک کھڑکی پہ پڑی۔ وہاں پہ موجود ایک بہت بڑا سانپ دیکھ کے ذیشان 2 قدم پیچھے ہٹا اور ڈر کے مارے ان کا سانپ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ تو وہ دونوں مسکرا گئے اور بولے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں یہاں ہر جگہ یہی نظر آئیں گے۔ تو ذیشان بہت پریشان ہوا اور بولا نہیں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے یہاں کہیں نہیں جانا، مجھے کچھ تجسس نہیں تم لوگوں کی حقیقت جاننے کا، برائے مہربانی مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ تو وہ بولے نہیں، ابھی تم ہمارے مہمان ہو، تم نے ہماری مدد کی ہے تو اس لیے ہمارا فرض ہے تمہاری مہمان نوازی کرنا۔ اب ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے اور پھر ہی تم یہاں سے جا سکو گے۔ ذیشان بہت پریشان ہوا کہ اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کریں گے، تو اسے مکمل تسلی دینے لگے، لیکن اسے کسی بھی صورت تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فقرہ دہرا رہا تھا کہ مجھے میرے گھر واپس بھیج دو، مجھے کچھ نہیں جاننا، مجھے کچھ حقیقت نہیں جاننی۔ تو وہ دونوں اسے اندر کی جانب لے گئے۔ اندر کی جانب کچھ ان کی شکل جیسے ہی بہت خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں پھر رہے تھے اور کچھ سانپ پھر رہے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کے ذیشان کا خون خشک ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ لوگ سانپوں میں جی رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کرے اور یہاں پہنچ گئے، اور یہ سانپ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب تو اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ اسے لے کے محل کے اندر چلے گئے۔ محل کی زمین شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ ذیشان جیسے ہی اس پہ چل رہا تھا اسے بہت ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ ٹوٹ جائے گی، اور وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھوں نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس محل کی دیواروں پہ ہیرے جڑے ہوئے تھے اور وہ اس قدر چمک رہے تھے کہ ذیشان کا دل رشک سے بڑھ گیا اور وہ واقعی سوچنے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ اسے لے کے ایک بڑے سے ہال میں آ گئے۔ وہاں صوفہ بھی سانپ جیسا تھا۔ وہ ڈر سا گیا کہ یہ کیا، ہر جگہ سانپ ہی سانپ ہے۔ اس کی آدھی چیزیں سانپوں جیسی بنی تھی۔ ذیشان کو خوف محسوس ہونے لگا کہ حقیقت والے سانپ تو موجود ہیں، یہاں کی تو چیزیں بھی سانپوں جیسی ہیں، سانپوں کی شکل کی ہیں، ان کے رنگوں کی ہیں، ان کے حلیے کی ہیں۔ ذیشان پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سی دنیا میں آ گیا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ وہ واقعی سانپوں کی دنیا میں ہے۔ تو ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا تو ہر جگہ اسے سانپ ہی سانپ دکھے۔ اب تو اس کے خوف بھی کم محسوس ہونے لگا کیونکہ کوئی بھی اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ تو وہ اسے لے کے ایک صوفے پہ بیٹھ گئے۔ صوفہ بھی سانپ کی شکل کا تھا۔
ज़ीशान डरते डरते सोफे पे बैठ गया और उसे एक बहुत प्यारे से प्याले में, जो सांपों के डिब्बों टाइप बना हुआ था, उसमें एक मशरूब पेश किया। तो ज़ीशान डर के मारे देखने लग गया। तो वो लड़का मुस्कुरा के बोला कि इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया, तुम इसे बेफिक्र होके पियो। हमने तुम्हें यकीन दिलाया है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कोई भी यहाँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बल्कि जब भी तुम यहाँ से जाओगे तो बहुत खुश होके जाओगे और दोबारा यहाँ आने की तमन्ना करोगे। तो इससे ज़ीशान दिल में सोचने लगा कि एक दफ़ा वो यहाँ से निकल जाए, दोबारा आने का सोचेगा भी नहीं। तो आदमी मुस्कुरा के बोला कि ऐसा ना सोचो, तुम सोचो कि अभी नहीं बल्कि तुम खुद चल के आओगे कि मेरा वहाँ जाने को दिल करता है। तो ज़ीशान हैरान हुआ कि उसने तो वो बात ज़ुबान पर लाई ही नहीं, तो उस लड़के को कैसे पता चल गई। वो खौफ से अब उस लड़के की तरफ देखने लगा। तो दोबारा से उस लड़के ने तसल्ली दी कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। तो प्रियंका उस लड़के की तरफ देख के बोली कि प्रीत, ना तंग करो, वो इंसान है, वो डर जाएगा। तो वो हंसने लगा और बोला कि मैं कब तंग कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। वो तो वैसे ही उसकी बात मुझे समझ आ गई, तो मैंने जवाब दे दिया। अब वो दिल में सोचेगा, ज़ुबान पे नहीं लाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ज़ीशान हैरान था कि वो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसने वो बात तो दिल में सोची थी और उसे मालूम हो चुकी थी। ज़ीशान सोचने लगा, शायद वो कोई जादूगर है या कोई और मखलूक, लेकिन वो तो इंसान ही था या कोई जानवर। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और वो कौन लोग हैं, उसके साथ हो क्या रहा है। उसका दिमाग सोच सोच के फटने वाला हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद उस लड़के ने ताली बजाई तो वहाँ पे टेबल खुद ब खुद गर्मा गर्म खाने से सज गया। ज़ीशान का तो अब काटो तो बदन में लहू ना होने वाला हिसाब हो गया। वो बहुत खौफ से इधर उधर देखने लगा कि ये खाना कहाँ से आ गया है। उसने उन दोनों की तरफ देखा तो वो दोनों मध्यम से मुस्कुरा रहे थे। ज़ीशान को अब खुद पे भी शर्मिंदगी हो रही थी कि वो किस कदर पागल लग रहा था। वो सोचने लगा कि वो ना जाने कहाँ आ गया है और वो उसका मजाक बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बेफिक्र होकर खाना खाओ, तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं बनाएगा। अब तो ज़ीशान और हैरान हो गया, लेकिन वो जो सूप पी रहा था वो मुश्किल से उसने मुंह से लगाया। जैसे उसने मुंह से लगाया, उसे मालूम हुआ उसने ज़िंदगी में उससे लजीज कोई मशरूब पहले कभी नहीं पिया था। वो ना जाने कौन सा मशरूब था। वो अब खाने की तरफ देखने लगा। उन्होंने उसे खाना डाल के देना शुरू किया तो वो भी चुपचाप सा हो गया। उसे भूख महसूस हो रही थी, इसलिए उससे रहा न गया और वो चुपचाप खाना खाने लगा। उसे सोचा जो होगा देखी जाएगी। खाना तो खाया और खाना खा के उसे लगा उसे ज़िंदगी में इससे मज़े का खाना कभी नहीं खाया। वो खाना खा के फारिग हुआ तो वो लोग उसे महल घुमाने ले गए और बोले, ज़ीशान, एक दफ़ा तुम यहाँ से चले गए तो तुम यहाँ आने की तमन्ना तो ज़रूर करोगे, लेकिन अगर तुम जब भी ऐसा खाना खाना चाहो और हमसे मिलना चाहो तो तुम इस मखसूस ढाबे पे आ जाना। ज़ीशान बोला, मुझे कुछ बताओगे अभी कि तुम लोग हो कौन और कैसी बातें कर रहे हो और ये सब क्या है। तो वो बोले कि अब तुम्हें हकीकत बता देते हैं कि हम लोग इंसान नहीं, हम लोग जिन्नात हैं। ज़ीशान उनकी बात सुन के 2 कदम पीछे हटा और बोला, तुम लोग जिन्नात हो। उसकी आवाज़ में वाज़े कपकपाहट थी। लेकिन जिन्नात इंसान की शक्ल में कैसे हो सकते हैं। तो वो दोनों अपनी बात पे जोर देते हुए बोले कि हम लोग जिन्नाती नाग हैं। नाग इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता है, बल्कि नाग जो कोई भी शक्ल हो वो इख्तियार कर सकता है। हम तुम्हें बताते हैं कि वो इंसानों की दुनिया में हमारा ढाबा है। हम ज़रूरतमंदों और गरीबों को वहाँ से खाना खिलाते हैं और इंसानी शक्लों में लोगों के काम आते हैं। वो जो आदमी तुमने देखा था वो एक बहुत ही चालाक कामिल था। वो हमारी सारी ताकतों पे काबू पा के हमें अपने कैद में करना चाहता है, लेकिन हम हर दफ़ा उसे ही नुकसान पहुँचा देते हैं। और आज हम लोग यूं ही इधर उधर फिर रहे थे तो प्रियंका को जंगल की तरफ जाने का शौक चढ़ गया। उसके लिए वो जंगल की तरफ चली गई। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी बात न मानी और जंगल में चली गई। जैसे ही वो जंगल में गई, उसे मालूम नहीं था कि वो अमल उसका पीछा कर रहा है। उस आमिल ने प्रियंका की सारी ताकत पर काबू पा लिया। अब वो कहीं भी जाने के काबिल न रही। मुझे ख़तरा महसूस हुआ तो मैं भी प्रियंका को ढूंढने जंगल की तरफ चला गया, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वो मुकम्मल तौर पे उसके काबू में जा चुकी थी। लेकिन वो आमिल मेरी मौजूदगी को भी वहाँ पे महसूस कर चुका था, इसलिए उसने अब अपना वार मेरी तरफ करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर वो मेरी भी ताकतें ख़त्म कर देता तो हम दोनों नाग और नागन की ताकतें खो बैठते। लेकिन प्रियंका के बगैर आना भी मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, क्योंकि अगर मैं उसको उसके हवाले कर देता तो उसे अपनी कैद में ले जाता, लेकिन अगर मैं वहाँ रहता तो हम
دونوں کو نقصان پہنچتا اور دونوں کی طاقت ختم ہو جاتی، اور اگر ہم دونوں کی طاقت ختم ہوتی تو ہم کبھی بھی اپنی دنیا میں نہ آتے۔ اس لیے میں جنگل سے بھاگتا ہوا آیا تو مجھے وہاں تم ملے۔ پریانکا بھی اس کی بین کی آواز پہ بے قابو ہوتے ہوئے ڈھابے کی طرف آنے لگی، لیکن وہ عامل کسی طور پہ بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے کے قابو کر کے جانا چاہتا تھا۔ مجھے ڈھابے میں تم دکھائی دیے تو میں نے تم سے درخواست کی کہ اسے بچا لو۔ وہ عامل اسے ٹوکری میں بند کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، کیونکہ تب وہ انسانی شکل میں نہیں تھی، وہ سانپ کی شکل میں تھی۔ چونکہ اس کے پاس تب طاقتیں نہیں تھی، اس لیے وہ اسے ٹوکری میں قید کر کے لے گیا۔ تو وہاں وہ عامل جھاڑیوں میں اپنا عمل کرنے کے لیے گیا۔ اسے تمہاری موجودگی کا احساس نہ ہو سکا اور ٹوکری کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پریانکا ٹوکری سے آزاد ہو گئی، لیکن صرف تمہاری وجہ سے ایسا ہو سکا، کیونکہ اگر میں اسے بچانے کے لیے اس گاڑی میں جاتا تو عامل مجھ پہ حملہ کرتا اور پریانکا کو بھی نقصان پہنچتا۔ تو یہ ہماری کہانی ہے، جسے سن کے اب یقیناً تم ہم سے خوف زدہ نہیں ہوگے۔ ذیشان سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یا صرف وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ بولے، یہ ہماری دنیا ہے اور یہاں پہ موجود سب ناگ اور ناگن ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ تم ہمارے مہمان ہو اور بہت عزیز مہمان ہو، کیونکہ تم نے ہمیں ایک نئی زندگی دی۔ وہ مسکرا کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور ذیشان حیرت زدہ صرف ان کے منہ دیکھنے لگا، تو ان کی آنکھیں دیکھ کے اسے معلوم ہوا کہ وہ واقعی کسی انسان کی آنکھیں نہیں بلکہ وہ کسی سانپ کی ہی آنکھیں معلوم ہو رہی تھی۔ ذیشان حیران ہوا کہ اسے پہلے کیوں نہ یہ بات سمجھ آئی۔ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولا تو وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہو کے پوچھنے لگے کہ اب بھی تمہارا کوئی سوال ہے تو ہمیں بتاؤ۔ تو ذیشان جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم لوگ ناگ اور ناگن ہو تو انسان بن جاتے ہو، تو کیا میں انسان سے ناگ بن سکتا ہوں تاکہ میں بھی لوگوں کی مدد کر سکوں اور لوگوں کو بھلائی دے سکوں اور میرے بابا مجھ سے خوش ہو سکیں؟ تو وہ دونوں مسکرانے لگے اور بولے، ایسا ممکن ہے، لیکن تمہیں سالوں کی ریاضت کرنی پڑے گی اور ہماری اس دنیا میں قیام کرنا پڑے گا، لیکن میرے خیال سے ایسا ناممکن سا ہے۔ تو ذیشان بولا کہ کتنے سالوں کی ریاضت کرنی پڑے گی؟ تو بولے کہ 12-15 سالوں کی ریاضت ہوگی۔ ذیشان پوچھا کہ اس ریاضت کے درمیان کیا وہ اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا؟ تو وہ بولے، نہیں، وہ کہیں بھی نہیں جا سکے گا۔ تو ذیشان بولا کہ نہ جانے میرے ماں باپ کی اتنی عمر ہے بھی یا نہیں، اگر میں ہی وہ عمر ریاضت میں لگا دوں تو اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو جاؤں، لیکن جب تک میں انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں تب تک چاہے وہ اس دنیا میں نہ رہیں۔ تو ان دونوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بولے، تمہیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر جگہ تمہاری مدد میں تمہارا ساتھ دیں گے، اس لیے تم اس بات کی فکر نہ کرو اور سمجھو کہ تمہارے مسائل کا حل نکلنے لگ گیا۔ ایک ہم اپنا ناگ تمہارے گھر میں چھوڑ دیں گے جو ہمیشہ تمہارے گھر میں رہے گا اور تمہاری مدد کرے گا، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکے گا کیونکہ وہ انسان کی شکل میں ہوگا۔ تو ذیشان بہت خوش ہوا اور بولا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اب میں اپنے ماں باپ کو خوش کر سکوں گا، لیکن میں اب اپنی دنیا میں واپس کیسے جاؤں؟ تو ان دونوں نے کہا، جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جا سکتے ہو، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ ذیشان نے اپنی آنکھیں بند کی تو تھوڑی دیر بعد اسے آواز سنائی دی کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ اسے کھولی تو وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا تھا اور حیرانی والی بات تھی کہ ابھی بھی رات ہی تھی۔ وہ حیران ہوا کہ وہ تو اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا تو پھر بھی رات ہی ہے۔ تو انہوں نے اسے الوداع کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ذیشان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ ذیشان نے دروازے پہ دستک دی تو خلاف توقع اس دفعہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے اس کی ماں جان کھڑی تھی، اسے دیکھ کے گلے سے لگایا اور بولی، تو نہ جانے اتنی سردی میں میرا بچہ کب سے باہر کھڑا ہے؟ تو انہیں بہت تسلی دیتا ہوا بولا کہ مجھے کوئی سردی محسوس نہیں ہوئی، میں خود بہت شرمندہ تھا کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہے تو بابا جان آپ پہ بہت غصہ ہوں گے، اس لیے آپ ان کی اجازت کے بغیر نہ آتی۔ تو وہ اس کا منہ چومتے ہوئے بولی کہ میں تمہارے بابا جان کی اجازت سے ہی دروازہ کھولنے آئی ہوں، آخر وہ بھی باپ ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی ہے دروازہ کھولنے کی اور میں دروازہ کھولنے آ گئی۔ ذیشان ان سے مل کے اپنے بابا جان کے کمرے میں گیا اور ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے لگا اور اپنے باپ سے کہا کہ میں آئندہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بس اس دفعہ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا، لیکن اس کی باتیں سن کے ان کا بھی دل پگھل گیا اور بولے، میرا کوئی بھی مفاد نہیں، لیکن میری برسوں کی بنائی عزت کا سوال ہے اور تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔
तुम ऐसी हरकतें ना करो तो मैं तुम पे इस कदर गुस्सा ना हूँ। जब मैंने तुम्हें गाड़ी लेके दी है तो तुम कुछ कमा सको, तुम वो भी फ़ज़ूल कामों में ज़ाया कर रहे हो और मैंने तुम्हें सिर्फ़ 2 घंटे की इजाज़त दी, तो क्या बात थी कि तुम 1 बजे तक घर से बाहर रहते और घर में कोई भी इत्तला भी देना पसंद नहीं करते। जब तुम बाप बनोगे तो समझोगे कि एक माँ-बाप की परेशानी क्या होती है। तुम तो सिर्फ़ माँ-बाप को सताने पे ही ज़ोर रखते हो, लेकिन बाप बन के तुम्हें औलाद का दुःख महसूस होगा। ज़ीशान शर्मिंदा सा होकर दोबारा माफ़ी माँगने लगा और उनको गले से लगा लिया तो बाप ने भी बेटे को गले से लगाया। इस तरह दोनों बाप बेटे में सुलह हो गई। ज़ीशान ने बाकायदगी से अपनी टैक्सी पे तवज्जो देना शुरू की। उसका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया। जो जिन्स काम की शक्ल में उन्होंने दिया वो हर वक्त मुख्तलिफ सूरतों में उसकी मदद करता। उसे उसके मुतल्लिक किसी को भी नहीं बताया था। उसे लगता था कि उसने किसी को बताया तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसके माँ बाप उससे राज़ी हो गए थे। उसे उसके अलावा और क्या चाहिए था। कुछ अर्सा ऐसे ही चलता रहा, फिर ज़ीशान की शादी हो गई, लेकिन उसने उस शाम को कहीं जाने न दिया। वो उसके अलावा किसी को भी नज़र नहीं आता था। ज़ीशान फ़ारिग वक्त में उससे बातें करता और उसकी दुनिया के मुतल्लिक जानता। उसे वहाँ की हर चीज़ दिल में बसा ली थी। उस ढाबे को भी न भूला और उससे ताल्लुक़ कायम रखा। उस ढाबे से वैसे भी ताल्लुक़ कायम रखना चाहता था। वो हर दूसरे दिन ज़रूर उस ढाबे पे जाता और वहाँ से खाना भी खा के आता और उन नामों से भी मिलता जो हर दफ़ा उसे इतना प्रोटोकॉल देते कि ज़ीशान को अपनी किस्मत पे रश्क आता। कभी कभी वो सोचता कि इंसान मखलूक तो उनके आगे कुछ भी नहीं, एक इंसान था जो उनको कैद करना चाहता था बग़ैर किसी मकसद के, हालांकि वो इंसान ना हो के भी इंसानों की मदद करते थे।